कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त है। आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं। आपके कंधे पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। सांसें बहुत छोटी और उथली चल रही हैं। दिमाग में एक साथ 100 विचार दौड़ रहे हैं और फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस की झड़ी लगी है। तनाव, घबराहट, रातों की खराब नींद, पीठ का दर्द और हर वक्त की थकान। यह आज के दौर की एक आम कहानी बन चुकी है। लेकिन अब एक दूसरे दृश्य के बारे में सोचिए। एक बेहद शांत जगह, बहुत धीमी और गहरी सांसें, शरीर में एक सौम्य गति, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, दिमाग पूरी तरह स्थिर और शरीर तनाव मुक्त। जब हम इस दूसरे दृश्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है योग। लेकिन क्या योग सिर्फ शरीर को मोड़ने, लचीला बनाने या इंस्टाग्राम पर दिखने वाले उन कठिन आसनों तक ही सीमित है? या फिर यह हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग और शरीर की पूरी रिकवरी की कहानी को बदल सकता है? यह बहुत ही शानदार और आज के समय का सबसे जरूरी सवाल है। अक्सर लोग योग को केवल एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मान लेते हैं, जो कि एक बहुत ही अधूरी सोच है। अगर हम आधुनिक विज्ञान और रिसर्च की बात करें, तो योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है। यह एक मल्टी मॉडल प्रैक्टिस है, यानी यह एक ही समय में आपके शरीर के कई हिस्सों पर काम करता है। इसमें आपकी शारीरिक गति, सांस लेने का तरीका, आपका पोस्चर, संतुलन, ध्यान और शरीर के प्रति आपकी जागरूकता, ये सब एक साथ शामिल होते हैं। यही कारण है कि योग का सीधा असर सिर्फ हमारी मांसपेशियों पर नहीं, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। आज की जो बर्नआउट कल्चर है, जहां हर इंसान मानसिक रूप से थका हुआ है, वहां योग एक प्राचीन नर्वस सिस्टम मेडिसिन की तरह काम कर सकता है। यह नर्वस सिस्टम मेडिसिन वाला विचार बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि पबमेड और एनआईएच जैसे बड़े वैज्ञानिक संस्थानों की रिसर्च भी यही बताती है कि योग तनाव, एंजाइटी और हमारे मूड को ठीक करने का एक बहुत ही प्रामाणिक तरीका है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में होता है, तो उसका शरीर उस तनाव को कैसे महसूस करता है और वहां योग किस तरह से शरीर को शांत होने का सिग्नल देता है। इसे हम एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। सोचिए, आपका शरीर एक कार है। जब आप तनाव में होते हैं, तो आपके शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यह कार के एक्सीलरेटर की तरह है। आपकी धड़कन तेज हो जाती है, सांसें छोटी हो जाती हैं, मांसपेशियां तन जाती हैं और आपका दिमाग किसी खतरे से लड़ने के लिए अलर्ट हो जाता है। आधुनिक जीवन में समस्या यह है कि हमारा पैर हमेशा इस एक्सीलरेटर पर ही रखा रहता है। हम कभी ब्रेक नहीं लगाते। योग यहां ब्रेक का काम करता है। जब आप योग के दौरान बहुत धीमी गति से चलते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और शरीर को आराम देते हैं, तो आप असल में अपने नर्वस सिस्टम को एक संदेश भेज रहे होते हैं। आप अपने शरीर से कह रहे होते हैं कि अब हम सुरक्षित हैं, कोई खतरा नहीं है। जब आपकी सांस धीमी होती है, खासकर जब आप सांस छोड़ते हैं, तो शरीर धीरे धीरे पैरासिम्पैथेटिक मोड यानी शांति और रिकवरी की स्थिति में जाने लगता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि योग सिर्फ हमारे दिमाग को भटकाने या शांत करने का काम नहीं करता, बल्कि ये हमारे शरीर के बायोलॉजिकल सिस्टम से सीधा संवाद करता है। ये तो एक तरह से शरीर की अपनी एक भाषा हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। सांस लेना एक तरह का बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन है। योग इस कम्युनिकेशन को एक सही दिशा और ढांचा देता है। सामान्य कसरत में हमारा ध्यान सिर्फ कैलोरी बर्न करने या पसीना बहाने पर होता है, लेकिन योग में हम अपनी शारीरिक गति को अपनी सांसों और अपनी चेतना के साथ जोड़ते हैं। यही वह चीज है जो योग को सिर्फ एक एक्सरसाइज से अलग हटाकर एक नर्वस सिस्टम प्रैक्टिस बना देती है। ये बहुत ही गहरी बात है। अगर हम इसी विषय को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो आज के समय में डिप्रेशन और मूड स्विंग्स की समस्या भी बहुत आम हो गई है। कई बार लोग इतने उदास होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। क्या विज्ञान ये मानता है कि डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में भी योग की कोई भूमिका हो सकती है? देखिए, डिप्रेशन बहुत ही जटिल स्थिति है। इसमें आपके दिमाग का रसायन,
आपकी नींद, आपका पुराना कोई ट्रॉमा, हॉर्मोन्स और आपकी जीवन शैली, ये सब शामिल होते हैं। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि योग किसी भी तरह से डिप्रेशन का एकमात्र इलाज या मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि योग डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्टिव प्रैक्टिस हो सकता है। जब आप समूह में योग करते हैं तो एक जुड़ाव महसूस होता है। धीमी गति, सांसों का नियंत्रण और शरीर के प्रति जागरूकता आपके अंदर जमे हुए तनाव को बाहर निकालती है। यह आपके स्लीप साइकिल को बेहतर बनाता है, जिससे अपने आप मूड में सुधार दिखने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई लो फील कर रहा है तो योग उसे एक सहारा दे सकता है, लेकिन अगर स्थिति गंभीर है तो डॉक्टर की सलाह लेना सबसे पहला और जरूरी कदम होना चाहिए। 100%। योग एक बहुत ही ताकतवर टूल है, लेकिन इसे हमेशा एक सही मेडिकल केयर प्लान के साथ ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब मैं उस बिंदु पर वापस आना चाहती हूँ जिसका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया था, सांस। योग में सांस को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? विज्ञान की नजर में हमारी सांस इतनी शक्तिशाली क्यों है? सांस हमारे शरीर का इकलौता ऐसा काम है जो ऑटोमेटिक भी है और हमारे कंट्रोल में भी। आप बिना सोचे भी सांस लेते हैं, यानी यह अपने आप चल रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी सांस की गति, उसकी गहराई और उसकी लय को अपनी मर्जी से बदल भी सकते हैं। यही खूबी सांस को हमारे नर्वस सिस्टम का हिडन लीवर या एक रिमोट कंट्रोल बनाती है। जब आप जानबूझकर अपनी सांस को धीमा करते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं तो आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चालू कर देते हैं। बिखरे हुए विचारों से भरे दिमाग को वर्तमान में लाने के लिए सांस एक एंकर या लंगर की तरह काम करती है। ये उपमा बहुत ही सटीक है, नर्वस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल। अच्छा, जब हम योग की बात करते हैं तो अक्सर युवाओं या फिट लोगों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी उम्र ज्यादा है? बढ़ती उम्र के साथ संतुलन और हड्डियों की मजबूती एक बड़ी चुनौती बन जाती है। क्या बुजुर्गों के लिए भी योग उतना ही फायदेमंद है? बुजुर्गों के लिए तो योग किसी वरदान से कम नहीं है। बढ़ती उम्र में सबसे बड़ा डर होता है गिरने का। संतुलन बिगड़ना, चलने फिरने में आत्मविश्वास की कमी और जोड़ों का दर्द आम बात है। रिसर्च बताती है कि योग बुजुर्गों में बैलेंस और मोबिलिटी को आश्चर्यजनक रूप से सुधार सकता है। योग में जब हम बहुत धीरे धीरे एक पोज से दूसरे पोज में जाते हैं, एक पैर पर संतुलन बनाते हैं, तो ये हमारे न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल को ट्रेन करता है, यानी दिमाग और मांसपेशियों के बीच का तालमेल बेहतर होता है। लेकिन क्या उनके लिए वे कठिन आसन करना सुरक्षित है? क्योंकि कई बार बुजुर्ग इसी डर से योग शुरू नहीं करते कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। ये एक बहुत ही वाजिब डर है और इसीलिए योग का तरीका उम्र के हिसाब से बदलना चाहिए। बुजुर्गों के लिए चेयर योग, दीवार का सहारा लेकर किए जाने वाले आसन और बहुत ही सौम्य स्ट्रेचिंग सबसे बेहतर हैं। हमारा लक्ष्य कोई फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्टेस्ट जीतना नहीं है। हमारा असली लक्ष्य है सुरक्षित तरीके से शरीर को चलाना, उनके अंदर आत्मविश्वास भरना और रोजमर्रा के कामों के लिए उनके शरीर को मजबूत बनाना। एक अच्छे और प्रशिक्षित योग टीचर के मार्गदर्शन में यह पूरी तरह सुरक्षित है। ये सुनकर बहुत से लोगों को राहत मिलेगी। अब थोड़ा विज्ञान की उस दुनिया में चलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हमारा दिमाग। क्या ब्रेन इमेजिंग या एमआरआई जैसी तकनीकों ने यह साबित किया है कि योग करते समय हमारे दिमाग के अंदर कुछ बदलाव होते हैं? बिल्कुल। न्यूरोसाइंस अब उन चीजों को साबित कर रहा है जो योगी हजारों सालों से जानते थे। जब ब्रेन इमेजिंग स्टडीज की गईं, तो देखा गया कि योग हमारे दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो इमोशनल रेगुलेशन, यानी भावनाओं को नियंत्रित करने और वर्किंग मेमोरी से जुड़े हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं, सांस पर नियंत्रण रखते हैं और शरीर की गति पर फोकस करते हैं, तो दिमाग के सेंसरी मोटर पाथवे मजबूत होते हैं। इसे आप अपने दिमाग की एक तरह की जिम ट्रेनिंग समझ सकते हैं। हालांकि विज्ञान अभी भी इस दिशा में और खोज कर रहा है, लेकिन शुरुआती नतीजे बताते हैं कि योग आपके फोकस और भावनाओं को संभालने की क्षमता को बहुत गहराई से बदल सकता है। यानी योग कोई चमत्कारिक जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे ध्यान, सांस और भावनाओं की एक बहुत ही वैज्ञानिक और एकीकृत ट्रेनिंग है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है,
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बर्नआउट या काम का अत्यधिक तनाव हर जगह है। चाहे वो डॉक्टर हों, छात्र हों, ऑफिस में काम करने वाले लोग हों या क्रिएटर्स। क्या इस बर्नआउट की समस्या में योग कोई त्वरित मदद कर सकता है? बर्नआउट असल में क्रॉनिक स्ट्रेस का नतीजा है। जब आपका नर्वस सिस्टम लगातार ओवरलोड रहता है और उसे रिकवर होने का समय नहीं मिलता, तब इंसान बर्नआउट का शिकार होता है। यहाँ योग एक शॉर्ट रिकवरी विंडो बना सकता है। लोगों को लगता है कि योग का मतलब है रोज सुबह 1.5 घंटे मैट पर बिताना, लेकिन सच तो यह है कि काम के बीच में किया गया सिर्फ 10 मिनट का नर्वस सिस्टम रीसेट भी कमाल कर सकता है। 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी सांसों को धीमा करना, कंधों का तनाव छोड़ना और अपने शरीर को यह सिग्नल देना कि सब ठीक है, आपके पूरे दिन की थकान को कम कर सकता है। ये बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। यानी हमें हर दिन एक लंबी क्लास की जरूरत नहीं है। दिन भर में छोटे छोटे पलों में अपने शरीर को शांत करना भी उतना ही असरदार हो सकता है। अब मैं उस विषय पर आना चाहती हूँ जो ऑक्सीजन हेल्थ इंटेलिजेंस के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। एचआरवी यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। योग और एचआरवी के बीच क्या संबंध है? एचआरवी हमारे नर्वस सिस्टम के लचीलेपन और हमारी रिकवरी को मापने का एक बहुत ही बेहतरीन सिग्नल है। सरल शब्दों में कहूं तो आपकी धड़कनों के बीच के समय में जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, उसे एचआरवी कहते हैं। एक अच्छा एचआरवी यह बताता है कि आपका शरीर तनाव के बाद कितनी जल्दी रिकवर कर सकता है। जब हम योग में धीमी सांसें लेते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो यह हमारे रिकवरी सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे समय के साथ एचआरवी का ट्रेंड बेहतर होने लगता है। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एचआरवी हर इंसान का अलग होता है। इसका मतलब है कि हमें हर दिन अपने स्मार्ट वॉच के डेटा को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए कि आज योग करने के बाद भी मेरा स्कोर क्यों नहीं बढ़ा। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूं। योग को कोई वीडियो गेम मत बनाइए जहां आपको अपना स्कोर बढ़ाना है। स्मार्ट वॉच या वियरेबल्स आपके लिए योग नहीं करते, वे बस आपको आपके शरीर की प्रतिक्रिया समझने में मदद करते हैं। एक दिन का डेटा मायने नहीं रखता, लंबे समय का ट्रेंड मायने रखता है। डेटा को अपना मार्गदर्शक बनने दें, अपना जज नहीं। योग शरीर के प्रति जागरूकता की प्रैक्टिस है, नंबरों की दौड़ नहीं। बहुत खूब। डेटा और परंपरा का ये संतुलन ही भविष्य है। लेकिन एक शुरुआती व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वह शुरुआत कहाँ से करे। योग के इतने सारे प्रकार हैं। हठ योग, विन्यास, अष्टांग। एक आम इंसान के लिए कौन सा योग सही है? अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो हमेशा एक बहुत ही सौम्य या जेंटल अप्रोच से शुरू करें। जेंटल हठ योग, रिस्टोरेटिव योग, चेयर योग या सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाना, ब्रीथ मेडिटेशन सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। अगर आपको कोई चोट लगी है या आप गर्भवती हैं, तो बिना किसी प्रशिक्षित टीचर की मदद के कभी शुरुआत न करें। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, योग में अपना ईगो या अहंकार मैट के बाहर छोड़कर आएं। ये ईगो वाली बात आपने बहुत सही कही। अक्सर लोग पहले ही दिन सिर के बल खड़े होने, शीर्षासन या शरीर को पूरी तरह मोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, और वहीं चोट लगती है। एडवांस पोज या कठिन आसन ईगो से नहीं, बल्कि सालों की तैयारी से आते हैं। योग का असली लक्ष्य दर्द सहना या दूसरों को अपना प्रदर्शन दिखाना नहीं है। इसका लक्ष्य है अपने शरीर को समझना, उसमें स्थिरता लाना और खुद से जुड़ना। तो अगर हम ऑक्सीजन हेल्थ इंटेलिजेंस के नजरिए से देखें तो योग सिर्फ एक प्राचीन परंपरा नहीं है, बल्कि यह रिकवरी इंटेलिजेंस का एक टूल है। जब हम योग करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारी नींद बेहतर हुई, क्या हमारा तनाव कम हुआ, क्या हमारा फोकस बढ़ा है। एकदम सही। प्राचीन परंपरा, आधुनिक शरीर विज्ञान और आपके अपने शरीर का डेटा, जब ये तीनों मिलते हैं, तब असल बदलाव आता है। आज की इस पूरी बातचीत का सार अगर मैं निकालूं तो वो ये है कि योग सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है। ये सांस, गति, ध्यान ध्यान और हमारे तंत्रिका तंत्र की एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है। ये हमारे शरीर को मजबूत बना सकता है, तनाव को शांत कर सकता है और हमारी रिकवरी को एक सही दिशा दे सकता है। शायद आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है
कि हम पूरी तरह से अपने ही दिमाग में रहने लगे हैं और अपने शरीर से हमारा संपर्क टूट गया है। योग हमें वापस उस शरीर से जोड़ता है, सांसों के जरिए, गति के जरिए और उस ठहराव के जरिए। बहुत ही सुंदर विचार है यह, क्योंकि याद रखिए, हमारा शरीर हमेशा पहले फुसफुसाता है। वह हमें छोटे छोटे संकेत देता है, कभी कंधों की जकड़न के रूप में, कभी उथली सांसों के रूप में, कभी खराब नींद या लगातार रहने वाली थकान के रूप में। अगर हम उस फुसफुसाहट को नहीं सुनते तो शरीर बाद में बीमारी के रूप में चीखने लगता है। योग उन फुसफुसाहटों को ध्यान से सुनने और समझने की ही एक कला है। यह कोई चमत्कारिक इलाज नहीं है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन, सही गति और सुरक्षा के साथ किया जाए तो यह आपके जीवन को गहराई से बदल सकता है। यह है ऑक्सीजन हेल्थ इंटेलिजेंस। अगर आपको हमारा यह एपिसोड ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऑक्सीजन हेल्थ इंटेलिजेंस को फॉलो करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रीथ वर्क, एचआरवी और हमारी भावनात्मक मजबूती के पीछे के विज्ञान पर। तब तक के लिए बहुत ही धीमी सांस लीजिए, अपने शरीर को हल्के से मूव कीजिए, अपने नर्वस सिस्टम की आवाज को सुनिए और सबसे जरूरी बात, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।